नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। में हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। हिंदुत्व पर सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा दुनिया में केवल एक ही धर्म और वो है सनातन धर्म। सड़क किनारे बैठकर जूते पॉलिश करने लगे विधायक जी, जाने क्या है पूरा मामला। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल में 24 मरीजों की मौत से मचा हंगामा, विपक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा। 5G जगत में भारत ने लगाई लंबी छलांग, ब्रिटेन, जापान, ब्राजील जैसे देश छूटे पीछे। देश की सबसे तेज ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, वंदे भारत की पटरी पर रखे पत्थर और कील। बिहार में जातिगत जनगणना से सीएम नीतीश कुमार ने एक तीर से साधे 2 निशाने, जाने देश की सियासत पर क्या पड़ेगा असर। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में कहा कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म, बाकी सब संप्रदाय और उपासना पद्धति है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में अपने पितामह गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की 54वीं एवं अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 9वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में अंतिम दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा, सनातन धर्म मानवता का धर्म है। यदि सनातन धर्म पर आघात होगा तो विश्व की मानवता पर संकट आ जाएगा। गोरखनाथ मंदिर के दिग्विजय नाथ स्मृति सभागार में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, श्रीमद् भागवत का सार समझने के लिए विचार में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। संकुचिता सोच वाले विराटता का दर्शन नहीं कर सकते। इस कथा ज्ञान यज्ञ में 7 दिन पूरी तन्मयता के साथ आप सभी ने कथा का स्वर्ण किया। ये निश्चित ही जीवन में कुछ अच्छे परिवर्तन का कारण बनेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण ने मुक्ति की जो बात कही है वो केवल सनातन धर्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ये गारंटी भी भगवान वेदव्यास ही दे सकते हैं। जो यहाँ है वहीं सर्वत्र और जो यहाँ नहीं है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। भारत के सभी नागरिकों को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। राजस्थान के दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का आम लोगों के जूते पॉलिश करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। राजस्थान में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं और इससे पहले नेता वोटर्स को लुभाने के लिए तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दौसा से सामने आया है, जहां चुनाव को जीतने के लिए महुआ के विधायक ओम प्रकाश हुड्डा आम लोगों के बीच जूते पॉलिश कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ओम प्रकाश का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मोची की दुकान पर बैठकर जूते पॉलिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश हुड्डा दौसा जिले के महुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है। जब उसने जूते पॉलिश करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, मैंने मतदाताओं और कार्यकर्ताओं के जूते पॉलिश करने की पहल की। इससे इन्हें एहसास होगा कि विधायक मतदाताओं में कर्मचारी हैं और उनके लिए काम करते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा इस तरह के काम की वजह से चर्चा में आए हों। इससे पहले भी वो वोटर्स के जूते पॉलिश कर चुके हैं। इसके अलावा वो सब्जी वाले की दुकान पर सब्जी बेचते हुए और किसान की फसल काटते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़ी घटना सामने आई है। राज्य के नांदेड़ में एक सरकारी अस्पताल में भर्ती 24 मरीजों की एक ही दिन में मौत हो गई है।
महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मरने वालों में 12 शिशु और 12 बड़े लोग शामिल थे। वे सभी इलाज के लिए नांदेड़ के डॉक्टर शंकर राव चौहान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। अस्पताल के अधिकारी एक दिन में इतनी मौतों पर टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं राज्य के विपक्षी दलों ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत को बर्खास्त करने की मांग की है और एकनाथ शिंदे सरकार पर धावा बोल दिया है। अस्पताल के डीएनएस वाकोड़े ने मीडिया को बताया कि अस्पताल में भर्ती 12 शिशु की अलग अलग वजह से मौत हो गई है। मरने वालों में 6 बालक और 6 बालिका थी। वहीं मरने वाले में 12 वयस्कों में अधिकतर लोग सांप के काटने की वजह से मारे गए। उन्होंने कहा कि मृत्यु का शिकार हुए अधिकतर मरीजों को पहले से ही गंभीर बीमारी थी। उन्होंने अस्पताल में संसाधनों की कमी का रोना भी रोया। उधर कांग्रेस ने नांदेड़ में 24 मरीजों की मौत होने पर शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर बोलना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दवाओं की कमी के चलते महाराष्ट्र में 12 शिशु समेत 24 मरीजों की मौत का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए। राज्य के पूर्व सीएम और नांदेड़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक चौहान ने इस मामले में सरकार पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों के अलावा जिले के दूसरे निजी अस्पताल में 70 मरीज रेफर किए गए जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में अस्पताल में इतने लोग मारे गए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ट्रिपल इंजन सरकार मारे गए सभी 24 निर्दोष व्यक्तियों की मौत की जिम्मेदार हैं। शिवसेना की उप नेता सुषमा ने भी इस मामले में शिंदे सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री सावंत पूरी तरह से फेल हो गए हैं। सीएम शिंदे को इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत से मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान की लंबी उछाल लगाते हुए 47वें स्थान पर पहुंच गया है और अब वो जापान, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों से आगे है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत में मोबाइल डाउनलोड स्पीड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। देश स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 72 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 47वें स्थान पर पहुंच गया है और अब वो जापान, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों से आगे है। ब्रॉडबैंड में मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क की गति की जानकारी देने वाली कंपनी ओकला ने ये आंकड़ा पेश किया है। देश में 5G की शुरुआत के बाद से मोबाइल स्पीड में 3.59 गुना वृद्धि देखी गई है। औसत डाउनलोड स्पीड सितंबर 2022 में 13.87 Mbps था, जो बढ़कर अगस्त में 2023 में 50.21 Mbps हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इस उल्लेखनीय सुधार के साथ भारत के न केवल बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे अपने पड़ोसी से आगे है, बल्कि वो कुछ G20 देशों जैसे मैक्सिको, तुर्की, ब्रिटेन, जापान, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी आगे है। 5G सेवाओं की शुरुआत के साथ सभी दूरसंचार सर्किलों में समग्र उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार हुआ है। इस दौरान दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने अपने बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय निवेश किया है। ओकला की रिपोर्ट में कहा गया कि इस सुधार के कारण स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 119वें स्थान से 72 पायदान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें कहा गया कि 5G ने इंटरनेट के मामले में न केवल तेज गति प्रदान की है, बल्कि ग्राहकों को उच्च संतुष्टि भी दी है। इसका संकेत है नेट प्रमोट स्कोर से मिलता है। इससे पता चलता है कि भारत में 5G उपयोगकर्ता अपने नेटवर्क परिचालकों को 4G उपयोगकर्ताओं की तुलना में कहीं अधिक सकारात्मक रेटिंग देते हैं। देश में एक बार फिर रेल को डिरेल करने की साजिश रची जा रही है। राजस्थान में वंदे भारत की पटरी पर पत्थर और कील रखकर उसे पटरी से उतारने की कोशिश की गई।
उदयपुर से जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया है। अज्ञात उपद्रवियों ने रेल लाइन पर पत्थर, लोहे की रोड, गिट्टी और पत्थर रखकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश तैयार कर रहे थे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में रेल मार्ग बाधित करने की घटना सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले सामने आई। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाने में केस दर्ज किया गया। रेल पटरी पर रखे गए पत्थरों और दूसरे अवरोधकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये घटना आज चित्तौड़गढ़ में सोमवार को प्रधानमंत्री की सार्वजनिक रेल से पहले सामने आई। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के लोको पायलट ने अधिकारियों को बताया कि गंगरार और सोनियारना के बीच रेल मार्ग पर 2 फुट लंबी रोड और कुछ गिट्टी और पत्थर डाले गए थे। ये रेलवे खंड उत्तर पश्चिमी रेलवे के अजमेर डिवीजन में और चित्तौड़गढ़ जिले के तहत आता है। उन्होंने कहा कि ट्रेन के सतर्क लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी और रास्ता साफ कर दिया। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया कि रूट पर कोई और बाधा ना हो। पायलट ने घटना के बारे में तुरंत ही सीनियर ऑफिसर को सूचित किया। रिपोर्ट मिलने के बाद जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही गंगरार पुलिस स्टेशन ने इस बारे में रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ जीआरपी थाना अधिकारी छोटू लाल ने बताया कि मामला भिलवाड़ा से करीब 40 किमी पहले सोनियारना और गंगरार रेलवे स्टेशन के बीच का है। उनके मुताबिक कुछ शरारती लोगों ने रेलवे लाइन के बीच 2 लोहे की कीले लगा दिए थे और पटरियों पर पत्थर रख दिए थे। उन्होंने बताया कि लोको पायलट की सूचना पर अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रैक को साफ करवाया। इस संबंध में गंगरार थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाल के समय में विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ अपने संबंधों में तनाव आने के कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी गुट से थोड़ा दूर होकर और नई राजनीतिक जमीन की तलाश में दिखाई दिए। सोमवार को बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार राष्ट्र राजनीति में केंद्र में आ गए हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के नतीजों से नीतीश को अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग और महादलित वोट बैंक में चैंपियन के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसे कोई भी पार्टी या गठबंधन अगले साल के लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज नहीं कर सकता। बिहार की जाति जनगणना आंकड़ों के मुताबिक 36.1% आबादी के साथ ईबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके बाद 27.12% ओबीसी है और जिसमें से 14.26% यादव है, जो सबसे बड़ा सामाजिक समूह है। जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक दलित बिहार की आबादी का 19.65% ज्यादा है, जबकि 2011 की जनगणना में ये 15% दर्ज किया गया था। ईबीसी और ओबीसी में डेटा में पसमानदा मुसलमान भी शामिल है। विशेष रूप से ये नीतीश की पहल थी, जिन्होंने अपनी जाति कुर्मियों की कम संख्या की भरपाई के लिए ईबीसी और महादलितों को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण बनाया, जिनको जाति जनगणना में आबादी का केवल लगभग 3% माना गया। अपने पहले कार्यकाल में ही हासिल की गई सोशल इंजीनियरिंग ने नीतीश को एक दशक से अधिक समय तक राजनीतिक रूप से अच्छी स्थिति में बनाए रखा, मगर अब उनका सामाजिक आधार एक बार फिर से खिसकने के संकेत दे रहा है। जाति जनगणना को उनके राजनीतिक आधार को एकजुट रखने के लिए गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जून में पटना में हुई इंडिया गठबंधन की पहली बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि जाति जनगणना गठबंधन के प्रमुख एजेंडे में से एक होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से ये भी घोषणा करने के लिए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की लोकसभा चुनाव में जीत होती है तो वो जाति जनगणना कराएंगे। जनता दल के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक नीतीश कुमार की सलाह पर उस समय तृणमूल कांग्रेस ने आपत्ति जताई थी। आखिरकार शरद पवार के घर पिछले महीने हुई बैठक में इसे कबूल कर लिया गया।
राहुल गांधी आज देश भर में घूम घूम कर जाति जनगणना के बारे में बोल रहे हैं, मगर नीतीश कुमार ने इसे 3 साल पहले उठाया, इस पर कार्रवाई की, अदालती लड़ाई लड़ी और इसे पूरा किया। अत्यंत पिछड़ी जातियों और गैर यादव ओबीसी के चैंपियन के रूप में ये उन्हें हिंदी पट्टी के अन्य नेताओं से आगे रखते हैं। ये संदेश न केवल बिहार पर असर डालने वाला है, बल्कि 2024 के चुनाव के संदर्भ में यूपी तक पहुंचेगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।